तो बच्चों आज हम लोग ठोस अवस्था का अगला क्लास डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में क्या पढ़ा? बिंदु त्रुटि। बिंदु त्रुटि कितने प्रकार की होती हैं? 3, स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि और अशुद्धता त्रुटि। स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि में 2 मूल प्रकार पढ़े थे क्या? अगर किसी बच्चे ने टॉपिक मिस कर दिया है तो पिछला वीडियो देखें। अब अगर हम लोग नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि को देखें तो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि में पहला क्या था? ऋणायन रिक्ति, फिर अंतराकाशीय स्थानों पर अतिरिक्त धनायन त्रुटि और उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा धनायन रिक्ति। इस तरह से कुल मिलाकर के हम लोगों ने बिंदु त्रुटि में स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि को अच्छे से डिस्कस कर लिया। एक त्रुटि जो बच गया था वो क्या था? अशुद्धता त्रुटि या अशुद्धता दोष। वो क्या होता है आज डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अभी सोचते हैं कि मान लेते हैं कि एक ए बी टाइप का क्रिस्टल है। ए बी टाइप एक ए बी टाइप क्रिस्टल है जिसमें कैटायन कौन है? ए प्लस और एनायन कौन है? बी माइनस। अब अगर मैं इस कैटायन को किसी दूसरे कैटायन से सब्स्टिट्यूट कर दूं, जो ए प्लस है इसका हम प्रतिस्थापन कर दें किसी दूसरे कैटायन के द्वारा, इसके लिए क्या होना चाहिए? एक ही चीज होना चाहिए कि इसका साइज, इसका आकार उस कैटायन के आकार के बराबर होना चाहिए ताकि वो इसे प्रतिस्थापित कर सके। जरूरी है प्रतिस्थापित तो तभी कर सकेगा क्रिस्टल के अंदर जब वो लगभग सेम साइज का होगा। तो अगर इसके लगभग सेम साइज का कोई कैटायन है M प्लस, तो इसे क्या कर सकता है? सब्स्टिट्यूट कर सकता है। अगर ये इसे प्रतिस्थापित करेगा तो एक A प्लस की जगह एक M प्लस आ जाएगा। बट ऐसा हो सकता है कि M पर डबल प्लस चार्ज हो। अगर M पर डबल प्लस चार्ज होगा तो डबल प्लस चार्ज होने के कारण ये एक नहीं 2 A प्लस को सब्स्टिट्यूट करेगा, 2 A प्लस को प्रतिस्थापित करेगा। जब ये 2 A प्लस को प्रतिस्थापित करेगा तो एक A प्लस की जगह तो ये खुद बैठ जाएगा, पर दूसरे की जगह खाली हो जाएगी, उससे भी दोष उत्पन्न होगी, रिक्तिका दोष उत्पन्न हो जाएगा क्योंकि वो जगह खाली हो गया है। अगर हम यहाँ पर M+3 चार्ज वाला कोई कैटायन ले लें, उसके ऊपर +3 चार्ज है, तो उस केस में क्या होगा? ये अकेला M+3 3 A प्लस को सब्स्टिट्यूट करेगा क्योंकि कभी भी क्रिस्टल के अंदर कोई परिणामी विद्युत आवेश नहीं आएगा, है ना। तो इसका मतलब वो 3 A प्लस को सब्स्टिट्यूट करेगा, एक जगह पे M+3 बैठ जाएगा और 2 जगह रिक्त हो जाएंगे। तो इसके कारण दोष उत्पन्न होता है। इसे हम लोग अशुद्धता दोष के रूप में जानते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि धनायन को प्रतिस्थापित किया जा सकता है, उसी तरह से हम ऋणायन को भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं अशुद्धता दोष के अंदर में। अगर इसका एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि अगर हम लोग NaCl क्रिस्टल लेंगे तो NaCl क्रिस्टल में Na प्लस और Cl माइनस है। अगर हम लोग NaCl को पिघला लें, मॉल्टन स्टेट में लें और इसमें मिला दें SrCl2, क्या मिला दें? SrCl2। देखो क्लोराइड आयन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर स्ट्रोंसियम अगर सोडियम के अंदर फंस जाए तो स्ट्रोंसियम क्या करेगा? स्ट्रोंसियम पे कितना चार्ज होता है? +2। वो क्या करेगा? एक स्ट्रोंसियम 2 Na प्लस को प्रतिस्थापित करेगा, एक Na प्लस की जगह वो खुद बैठ जाएगा और जो एक Na प्लस है वो क्रिस्टल से बाहर निकल जाएगा। इसके कारण जो दोष उत्पन्न होगा उसे हम लोग अशुद्धता त्रुटि के रूप में जानते हैं। इसके ऊपर कभी कभी कुछ न्यूमेरिकल पूछ दिए जाते हैं, जैसे कि तुम्हें ये पूछ दिया जाता है कि अगर हम लोग इस मात्रा में स्ट्रोंसियम को मिलाएं या स्ट्रोंसियम क्लोराइड को मिलाएं तो बताओ कितनी रिक्तियां उत्पन्न होंगी, या इतनी रिक्तियां उत्पन्न करने के लिए कितना स्ट्रोंसियम क्लोराइड मिलाना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं जो सिंपल कैलकुलेशन से बन जाते हैं, जिनको हम लोग न्यूमेरिकल सेक्शन में डिस्कस करेंगे। बट अभी तुम ये समझो कि अगर हम क्रिस्टल में समान आकार का धनायन या समान आकार का ऋणायन मिलाएं और वो क्रिस्टल के अंदर फंस जाए तो उससे क्या होगा? क्रिस्टल के अंदर त्रुटि या दोष उत्पन्न हो जाएगा, जिसे हम लोग अशुद्धता दोष या अशुद्धता त्रुटि कहेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने बिंदु त्रुटियों का पूरा क्रम कंप्लीट कर लिया। अब बेटा आगे हम लोग ठोसों के गुणधर्म पढ़ेंगे। पहला प्रॉपर्टी है विद्युतीय गुण। अब बेटा हम लोग चैप्टर में आगे ठोसों का विद्युतीय गुण देखेंगे। विद्युतीय गुण के हिसाब से पदार्थ को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है: चालक, अर्धचालक और कुचालक। अब कोई भी पदार्थ है, अगर हम लोग उसमें विद्युतीय चालन की बात करेंगे तो चालन अगर हो तो उसे चालक कहेंगे, जिसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित हो। अच्छा,
अगर प्रवाह में कोई अवरोध आए तो उसे क्या कहते हैं, तुम लोग पहले पढ़ चुके हो, उसे कहते हैं हम लोग प्रतिरोध। धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध, धारा के प्रवाह के मार्ग में डाला गया अवरोध क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। और प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं हम लोग, चालकता। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकता। चालकता परास के आधार पर हम पदार्थ को 3 भागों में बांट सकते हैं। ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता 10⁴ पर ओम पर मीटर से 10⁷ पर ओम पर मीटर के बीच में हो, उसे हम चालक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता 10⁻⁶ पर ओम पर मीटर से 10⁴ पर ओम पर मीटर के बीच में हो, उनको हम अर्धचालक कहते हैं। पर यदि चालकता 10⁻20 पर ओम पर मीटर से 10⁻10 पर ओम पर मीटर हो जाए, मतलब बहुत कम हो, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, कुचालक। साइंटिफिकली हम ये नहीं बोल सकते कि कोई भी पदार्थ पूर्णतः कुचालक होगा। देखो, अगर पदार्थ में इलेक्ट्रॉन है, पदार्थ तत्वों से मिलकर के बना है, तो उसमें जरूर इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, परमाणु है ना। तो अगर वह इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है तो उसमें आवेश है, तो थ्योरेटिकली तो इलेक्ट्रॉन अगर है तो बह सकते हैं। तो इसका मतलब कोई भी पदार्थ पूर्णतः कुचालक नहीं होता, इसका मतलब उसकी कुछ न कुछ चालकता होगी। पर चालकता बहुत कम हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कुचालक। वो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस पर विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं कर रहा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कुचालक। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग चालक का एग्जांपल लें, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, NaCl का अगर हम लोग सॉल्यूशन ले लें तो ये सब चालक हैं, है ना, विलयन है। वैसे तो ये विलयन हो गया, ठोस अवस्था में NaCl को चालक होगा, बट कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड बहुत अच्छे क्या हैं, चालक है। ठीक है, अर्धचालक का एग्जांपल लें तो सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये 2 मूलतः अर्धचालक हैं। ठीक है, इनकी चालकता कम होती है, न कुचालक इतनी कम होती है, न चालक इतनी अधिक होती है, मध्य की होती है, इसीलिए हम लोग इन्हें अर्धचालक कहते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम निज अर्धचालक हैं। ऐसे तत्व जो स्वयमेव अर्धचालक है, जिसमें किसी चीज को मिलाने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, निज अर्धचालक। यहीं पर मैं अगर क्यूप्रस ऑक्साइड ले लूं, CO2O, तो ये एक बाह्य पदार्थ है। कॉपर स्वयं में वो चालक है, ऑक्सीजन कुचालक है, बट उनका जो कंपाउंड है उनकी चालकता इस बीच में आ जाती है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्धचालक। कुचालक जैसे लकड़ी ले लो, वैक्स ले लो, मोम, ये क्या है, कुचालक है, ये विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते, है ना। इनको अगर हम लोग ऊर्जा दें तो ये ऊर्जा का चालकता में उपयोग नहीं करते, कहीं और उपयोग कर लेते हैं। जैसे कि अगर तुम लकड़ी को जितनी आवश्यक ऊर्जा है, अगर उतनी आवश्यक ऊर्जा दे दो तो उससे पहले ही वो जल जाएगा, वो किसी और रूप में परिवर्तित हो जाएगा। मोम को गर्म करो तो पिघल जाएगा, तो फिर वो ठोस अवस्था में ही नहीं रहेगा। अभी सोचो कि मान लेते हैं कि तुम घर से बाहर रह रहे हो कहीं पे, है ना, और तुम्हें बुक्स खरीदने हैं। तुम बोले पापा मेरे को बुक्स खरीदने के लिए पैसे दो, पापा 2000 रुपये भेज दिए। अब तुम उसका मूवी देख के आ गए, तुम उसका आइसक्रीम खा गए, है ना, तुमने उसे कहीं और खर्च कर दिया, तो बुक आएगा क्या कभी? अगर तुम्हें किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए ऊर्जा दी जा रही है, तुम उसमें उपयोग करने की जगह कहीं और उपयोग कर दोगे, तो उस केस में फिर तुम जो चीज चाहते हो वो तो मिलेगा ही नहीं कभी। अगर मैं लकड़ी से चाहता हूं कि उसके इलेक्ट्रॉन निकल जाए और विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो उसके लिए मैं उसको ऊर्जा दिया। अब ऊर्जा किस रूप में दे सकता हूं, चलो उष्मा के रूप में दिया। पर लकड़ी इतना बदमाश बच्चा है कि वो बुक खरीदने की जगह मूवी देखने जाएगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की जगह जल जाएगा। तो अगर वो दूसरी जगह ऊर्जा खर्च कर देगा तो फिर वो कैसे विद्युत धारा प्रवाहित करेगा। तो इस तरह से तुम देख सकते हो कुचालक ऐसे पदार्थ हैं जिनको ऊर्जा जब हम देते हैं तो इलेक्ट्रॉन मुक्त करने या विद्युत धारा प्रवाहित करने की जगह वो किसी अन्य जगह पर ऊर्जा को खर्च कर देते हैं। तो इस तरह से वो विद्युत का प्रवाह नहीं करते, तो उनके अंदर विद्युत चालकता बहुत कम होती है, इसीलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, कुचालक। चालक ऐसे पदार्थ हैं जो किसी भी स्थिति में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, है ना, मतलब निम्नतम ताप पर -273 भी ले जाओ तो कॉपर विद्युत धारा प्रवाहित करेगा, तो इसीलिए वो क्या है, चालक है। उच्चतम ताप पर भी वो प्रवाहित करेगा, आप पिघल जाए तब भी। पर अर्धचालक के साथ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो सामान्य स्थिति में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं पर निम्न ताप पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते हैं। ऐसे पदार्थ क्या हैं, अर्धचालक है। जैसे कि अगर तुम अपने मोबाइल को ले लो तो तुम्हारा मोबाइल जो है वो एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, वो एक अर्धचालक युक्ति है। करना क्या बेटा, मोबाइल को पहले अच्छे से रैप कर लेना, बढ़िया मस्त, है ना, अंदर पानी वानी नहीं घुसना चाहिए, चला गया तो भाई मेरे को मत बताना, ठीक है। एक मोबाइल लो, उसको बढ़िया मस्त फुल चार्ज कर लो, चार्ज करने के बाद उसमें पॉलीथीन बढ़िया से रैप कर दो, है ना, ताकि अंदर पानी वानी ना जाए, और तुमको उसको क्या करना है, फ्रीजर के अंदर डाल देना है।
डालने से पहले मोबाइल को चालू रखना। अब उसके बाद फ्रीजर के अंदर डाल दिए, फ्रिज में होता है ना फ्रीजर जहाँ अपन बर्फ जमाते हैं, वहाँ रखना है बस, है ना। फिर अगर तुम 1-1.5 घंटा वहाँ अंदर रख दिए और बाद में निकाल करके देखे तो तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया होगा। तुम तो किए नहीं, हुआ क्यों स्विच ऑफ? क्योंकि मोबाइल जो है उसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट लगे हैं, आईसी, है ना, जिसको आईसी के नाम से ज़्यादातर हम लोग जानते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट लगे हैं जिसमें डायोड है, ट्रांजिस्टर है, इस तरह से बहुत सारे युक्तियां लगी हुई हैं जो अर्धचालक युक्ति हैं। और अर्धचालक निम्न ताप पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते। तो अगर बहुत कम टेम्परेचर हो जाएगा तो विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा, तो मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा। ठीक है, मोबाइल खराब नहीं होगा, थोड़ी देर बाद तुम उसको थोड़ा गर्म हो जाए नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना, फिर उसके बाद स्विच ऑन करना, तुम्हारा जो मोबाइल वो चालू हो जाएगा। तो अर्धचालक कैसे पदार्थ हैं जो सामान्य स्थिति में तो विद्युत धारा को अपने से बहने देते हैं, पर निम्न ताप पर विद्युत के क्या हैं, कुचालक हैं। वो क्या है, अर्धचालक। और कुचालक कभी नहीं, वो किसी भी अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि दी गई ऊर्जा का कहीं और उपयोग कर देते हैं। बदमाश बच्चे हैं, नालायक बच्चे हैं, है ना, तो वो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते। तो इस तरह से हम लोग पदार्थों को 3 भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। अब बेटा हमारे चैप्टर में अर्धचालक को थोड़ा डिटेल से पढ़ा है। अब बेटा ठोसों में ऊर्जा बैंड व अर्धचालक, ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। किसी भी अर्धचालक को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग को ठोसों में ऊर्जा बैंड को डिस्कस करना पड़ेगा। अब कोई भी परमाणु है तो परमाणु के अंदर में क्या होता है, नाभिक, और बाहर कौन चक्कर काटते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, सबको पता है ना। तो जो ये इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं नाभिक के चारों ओर, वो कई ऊर्जा स्तरों में काटते हैं, है ना। पहला वाला प्रथम सेल या पहला कोष, प्रथम ऊर्जा स्तर बोलते हैं। उसके बाद द्वितीय ऊर्जा स्तर, तृतीय ऊर्जा स्तर, और इस तरह से बहुत सारे अलग अलग ऊर्जा स्तर होंगे, है ना। तो किसी भी ठोस के अंदर जो परमाणु है, चलो मैंने कॉपर ले लिया तो कॉपर के अंदर परमाणु होंगे, तो उसका जो बाह्यतम कोष है उसके इलेक्ट्रॉन किसी न किसी ऊर्जा के होंगे। अब अगर मैं एक कॉपर का टुकड़ा ले लूं, सोचो कि ये कॉपर का टुकड़ा है, बता होंगे असंख्य, भाई इतने में तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बहुत सारे कॉपर के कण हैं। अगर इन कॉपर के कण के जो हैं इसके अंदर, उसके अंदर कॉपर के कणों में जो इलेक्ट्रॉन है उनको प्रदर्शित करें, परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित करें किसी ऊर्जा और स्थिति वक्र में। ठीक है, हम यहां पोजीशन वेक्टर r ले लेते हैं। r का मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है, कोई भी एक बिंदु को मूल बिंदु मान लो, ये मूल बिंदु है समझ जाओ, है ना। तो वहां पर r की स्थिति अलग अलग कणों की अलग अलग होगी। उस स्थिति में जो कण है, जो कॉपर है, उसका जो इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं उसे एक बिंदु से प्रदर्शित करूं, कुछ इस तरह से एक डॉट से, तो क्या ऐसा एक अकेला इलेक्ट्रॉन है? क्या और इलेक्ट्रॉन नहीं है? अच्छा, अगर हम प्रथम कोष कॉपर में देखें तो प्रत्येक कॉपर के प्रथम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा, ये 2 इलेक्ट्रॉन, चलो ये एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या होगी, बराबर होगी। अगर हम किसी एक परमाणु को प्रदर्शित करें तो उन दोनों, यहाँ पर 2 डॉट्स लगे हुए हैं, ये दोनों डॉट्स एक एक इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित कर रहे हैं, इनकी ऊर्जा लगभग समान है। पर तुम सोच के देखो, अगर ठोस है तो वहां असंख्य परमाणु होंगे, असंख्य परमाणु की विभिन्न स्थितियां हैं, और हमें पता है कि स्थिति के कारण भी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। मैं इस फ्लोर पे खड़ा हूं, ठीक, मेरे घर का फर्स्ट फ्लोर है, यहां पर मैं अगर खड़ा हूं तो मेरी ऊर्जा अलग है। अगर मैं सेकंड फ्लोर पे चला जाऊं तो वहां पर ऊर्जा क्या होगी, अलग होगी। अलग अलग स्थितियों में ऊर्जा अलग अलग होती है। अगर तुम्हारा मैथ्स टीचर चेयर पे बैठने वाला हो और तुम चेयर खींच दो तो फिर तो मजा ही आ जाएगा यार, वो तो गिर जाएगा। क्यों गिरा? स्थितिज ऊर्जा के कारण, जो चेयर के पास थी और फ्लोर के पास नहीं थी, उस ऊर्जा को खर्च करके जो तुम्हारा टीचर है वो चेयर से फ्लोर में गिर गया है, स्थितिज ऊर्जा है। तो अगर कॉपर का परमाणु भिन्न भिन्न स्थितियों में है, भिन्न भिन्न अवस्थाओं में है, तो क्या उन सभी कॉपर परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा एग्जैक्ट समान होगी? लगभग समान होगी, पर एग्जैक्ट समान नहीं होगी। तो अगर हम लोग किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को, प्रथम कोष के इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित करें तो उनकी ऊर्जा थोड़ी कम थोड़ी ज़्यादा, बट लगभग समान कुछ इस ऊर्जा की होगी। वो भिन्न भिन्न स्थितियों में हैं और उनकी ऊर्जा भी ऑलमोस्ट समान तो है, पर थोड़ी कम थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, समझ में आया? तो ये जो इलेक्ट्रॉन है
ये ऊर्जा स्थिति वक्र में जो पट्टी बना रहे हैं भाई, एक पट्टी बना रहे हैं, पट्टी यहाँ पे एक पट्टी बना सकते हैं हम, ये वाली पट्टी, इस पट्टी को हम बोलेंगे ऊर्जा बैंड। ठीक है, फ्रेंडशिप बैंड समझते होगे? नहीं, पट्टी पहले तो खाली राखी हुआ करता था भाई, उसमें धागा वागा बांधते थे अपन। आजकल तो बहुत सारे बैंड आते हैं ना, लोग न जाने कहाँ कहाँ पट्टा लगा के घूमते हैं, है ना। मेरे को कभी कभी मन लगता है कि पट्टे का मालिक किधर है पता करूं, पर नहीं पता चलता है ना। लोगों का केवल पट्टा दिखाई देता रहता है ना। तुम में से भी कोई लोग लगाया हो तो देख लेना भाई। यहाँ पर एक बैंड है, बैंड मतलब चौड़ी पट्टी, इलेक्ट्रॉन आपस में मिल करके जो बैंड बनाया उसको ऊर्जा बैंड बोलेंगे। ये प्रथम कोष का ऊर्जा बैंड है। इसके बाद द्वितीय कोष के इलेक्ट्रॉन होंगे, वो भी आपस में एक बैंड बनाएंगे, उसको हम लोग द्वितीय ऊर्जा बैंड ले सकते हैं। कुछ समझ में आ रहा है बेटा? यहाँ पर एक और पट्टी बन गई, ये द्वितीय ऊर्जा बैंड होगा। इस तरह से अगर हम लोग आगे जाते जाएं तो प्रथम ऊर्जा स्तर, द्वितीय ऊर्जा स्तर, तृतीय ऊर्जा स्तर, चतुर्थ ऊर्जा स्तर, अब अलग अलग परमाणुओं के लिए अलग अलग ऊर्जा स्तर संभव हैं। पर जो बाह्यतम कोष है, बाह्यतम कोष, उसे हम संयोजी कोष भी कहते हैं। अब इमेजिन करो कि तुम्हारा कोई बड़ा पुराना दोस्त मिला तुमसे, अब मिला तो तुम क्या करोगे? हाथ मिलाओगे उससे, गले मिल लोगे और अच्छा, है ना, ठीक है। किडनी थोड़ी नहीं मिलाओगे, ये थोड़ी नहीं बोलोगे निकाल तेरी किडनी मेरी किडनी मिलाते हैं। अब किडनी अंदर का मामला है भैया, उसमें कोई संयोग नहीं होगा। जब कोई परमाणु किसी दूसरे परमाणु से जुड़ता है तो कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन। तो उन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं? संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन ही संयोजकता में भाग ले रहे हैं, इसीलिए उसे हम लोग संयोजी कोष कहेंगे। तो इस तरह से कई ऊर्जा स्तर संभव हैं, पर जो बाह्यतम कोष होगा उसके इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर जिस ऊर्जा स्तर का निर्माण करेंगे, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर जिस ऊर्जा स्तर का निर्माण करेंगे उसे हम कहेंगे वैलेंस बैंड या संयोजकता बैंड। ठीक, क्योंकि संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर भाग ले रहे हैं। ये संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन अपने अपने नाभिक से बंधे हुए हैं। ठीक, हम सबको रिस्ट्रिक्शन होता है, चाहे वो बॉयज हो गर्ल्स को थोड़ी सी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होता है ना। ठीक, अभी अगर रात के 9 बज गए हो, है ना, मम्मी पापा पूछेंगे कहाँ है बेटा, घर में नहीं है ना। क्या हम लोग रात के 11 बजे बाहर घूम सकते हैं? क्या हम लोग रात के 12 बजे बाहर घूम सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते भाई, हमको अपने अपने घर की जवाबदारी है ना। पर जो रात के 12 बजे घूमता है, रात के 2 बजे घूमता है, उसको क्या बोलेंगे? आवारा आदमी है। तो अगर विद्युत धारा प्रवाहित करना है तो वो इलेक्ट्रॉन जो बंधे हुए परमाणु से, अपने नाभिक से बंधे हुए, वो भाग लेंगे? नहीं, वो भाग नहीं लेंगे। उसके लिए तो हम लोगों को आवारा इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी। किन की जरूरत होगी? आवारा इलेक्ट्रॉन की। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से बाहर निकाल, परमाणु से बाहर निकाल लिए, ऐसे इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी। ठीक है, परमाणु के नाभिक से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ती है। अगर हम यहां स्थित किसी एक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे देंगे, सपोज कि ये वो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने थोड़ी सी ऊर्जा दी तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। अगर तुम्हारे पास 100 रुपए है, मैं 100 रुपए और दे देती, 200 हो गया, एनर्जी बढ़ गई, पैसा बढ़ गया। अगर हम लोग इन इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा दें तो इनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी और ये जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है, संयोजी कोष बाह्यतम कोष था भाई, उसके भी बाहर निकल गया तो उसको बाह्य कोष हो गया। बाह्यतम कोष से भी बाहर आवारा इलेक्ट्रॉन हो गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया, कुछ भी बोल सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो मुक्त हैं उनकी ऊर्जा इन संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों की तुलना में अधिक है। ये आपस में मिलकर जिस पट्टी का निर्माण करते हैं उसको हम कहते हैं चालन बैंड। मतलब किसी भी ठोस में धारा
कौन प्रवाहित करेंगे? चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन। चालन बैंड नाम का कोई पट्टी है पदार्थ के अंदर? नहीं भाई, उसकी पट्टी नहीं है, वैसा कोई पट्टी चालक के अंदर नहीं है। पर हम उन इलेक्ट्रॉनों को अगर स्थिति सदिश के साथ ऊर्जा ग्राफ में खींचे, उनको प्रदर्शित करें, तो वो आपस में मिलकर जिस पट्टी का निर्माण करते हैं, जो विद्युत धारा प्रवाहित करने ऐसे इलेक्ट्रॉनों को अगर यहाँ प्रदर्शित करें तो वो जिस पट्टी का निर्माण करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चालन बैंड। कंडक्शन बैंड बोलेंगे हम लोग। इसको क्या बोले भाई? संयोजकता बैंड। किसी पदार्थ की चालकता को प्रदर्शित करने के लिए हम संयोजकता बैंड और चालन बैंड की सहायता से उसे बहुत अच्छे से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि अभी मान लेते हैं मुझे प्रदर्शित करना है किसको? किसी चालक को। किसको प्रदर्शित करना है? किसी चालक को। तो किसी चालक में जो ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप होता है वो होता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे में ओवरलैप्ड होते हैं। तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए किसी बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है और वो विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित करता है, तो उसको चालक बोलेंगे। किसी भी अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करेगा। अब इसके बाद देखते हैं बेटा हम लोग अर्धचालक को। पढ़ना तो यही है, इसी के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। अर्धचालक में क्या है? जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता है उसके बीच का गैप। यहां वैलेंस बैंड है और यहां कंडक्शन बैंड है। इसके बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन से कम होता है, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं? अर्धचालक। अच्छा, इतनी ऊर्जा जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर ऊर्जा है, ये लगभग वातावरण में सामान्य ताप पर होती है। तो जब हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर पर एनटीपी पर पदार्थ को रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन को वातावरण से ऊर्जा मिल जाती है, जिसके कारण वो वैलेंस बैंड से कहाँ चला जाता है? कंडक्शन बैंड में, और उसके बाद विद्युत धारा प्रवाहित करता है। कुछ चालक के लिए यह गैप बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा होने के कारण वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा नहीं पाते। तो इस तरह से हम लोग ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थ को वर्गीकृत कर सकते हैं। चालक ऐसे पदार्थ हैं जिनके लिए वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ऑलमोस्ट ओवरलैप्ड होते हैं। तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कोई ऊर्जा की जरूरत नहीं होती, तो किसी भी ताप पर किसी भी स्थिति में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। अर्धचालक देखेंगे तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से थोड़ा कम होता है। इतनी ऊर्जा वातावरण में होने के कारण इलेक्ट्रॉन आराम से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। बट लो टेम्परेचर पर इतनी ऊर्जा नहीं होती, इस कारण से लो टेम्परेचर पर ऊर्जा नहीं मिलने के कारण वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जाते और विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते। कुछ चालक ऐसे पदार्थ हैं जिनमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा होता है। बेटा ये ऊर्जा बैंड का जो मैंने लॉजिक तुम लोगों को अभी डिस्कस किया, ये इसका एक ओवरव्यूड लॉजिक है। इसको बहुत डिटेल से हम लोग 12th में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो अर्धचालक युक्ति चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे कि कैसे जब पदार्थों को पास लाया जाता है तो वो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में टूटते हैं। वो एक अलग तरह की थ्योरी है, क्रिस्टल थ्योरी। उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे फिजिक्स के अंदर, है ना। तो केमिस्ट्री में एक ओवरव्यूड थ्योरी मैंने तुम लोगों को डिस्कस करके बताया ताकि तुम लोगों को हल्का फुल्का ये समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब हम लोग अर्धचालक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं। बेटा अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं। अर्धचालक मूलतः 2 प्रकार के होते हैं, नैज अर्धचालक व बाह्य अर्धचालक। कुछ बुक्स में निज अर्धचालक भी लिखा होता है। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, 2 तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं। निज अर्धचालक क्या है? तो ऐसे अर्धचालक जो स्वयं में अर्धचालक है, भैया खुद ही टैलेंट है अर्धचालक वाला, है ना। कुछ बच्चे होते हैं जिनमें खुद ही बदमाशी होती है, मतलब वो बंदा खुद ही इतना टैलेंटेड है कि किसी भी जगह छोड़ दो वो चालू हो जाएगा। पर कुछ बच्चे होते हैं जो बेचारे शिष्ट होते हैं, सभ्य होते हैं, बट जब कभी माहौल मिल जाता है तब बदमाशी कर लेते हैं, है ना। एक आध 2 बढ़िया दोस्त मिल गए बदमाश तो उनके बीच में चालू हो गए उन लोग, है ना। तो ऐसे जो खुद ही बदमाश है, खुद ही अर्धचालक है, कौन 2 बड़े अच्छे एग्जाम्पल हैं भाई।
सिलिकॉन और जर्मेनियम, है ना। 14 ग्रुप के एलिमेंट, 14 ग्रुप याद होगा तुमको, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन लेड, उसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम ये जो दो प्राणी हैं इनके अंदर पहले से टैलेंट भरा है, खुद ही बदमाश है, अर्धचालक है, निज अर्धचालक। बट जिसमें कुछ मिला दे तो अर्धचालक बने, जैसे कि क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O, मैंने एग्जाम्पल तुम लोगों को बताया था, ये बाह्य अर्धचालक है ना। अगर हम लोग निज अर्धचालक में ही कुछ मिला दें, कुछ मिलावट कर दें, तो उस केस में वो बन जाएगा बाह्य अर्धचालक। मतलब सिलिकॉन में अगर कुछ मिला दें, कुछ बाहर से डाल दें, तो क्या हो जाएगा, बाह्य अर्धचालक हो जाएगा। ठीक है, हम लोग ऐसा करते हैं, निज अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ मिला देते हैं। मिलाने की यह प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, डोपिंग। तुम लोग डोप टेस्ट सुने होंगे, क्रिकेटर्स और ओलंपिक के जो प्लेयर होते हैं उनका डोप टेस्ट होता है। कभी कभी कुछ लोगों का डोप टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है ना। जो पृथ्वी शॉ है हमारा क्रिकेटर, उसका कुछ दिनों पहले डोप टेस्ट पॉजिटिव आ गया था, जिस कारण से उनको कुछ दिनों के लिए बैन कर दिया गया था, अभी अभी वापस लौटे हैं वो, है ना। तो डोपिंग, अब ये चेक करना कि अंदर में कोई उत्तेजक तो नहीं है ब्लड के अंदर, ये चेक करना, डोपिंग टेस्ट हो गया वहां पर भी। डोपिंग का मतलब तब भी मिलावट है और यहाँ भी मिलावट है। अगर हम लोग सिलिकॉन या जर्मेनियम के अंदर कुछ बाहर से ऐसी अशुद्धि मिला दें, कुछ ऐसी अशुद्धि मिला दें जिसके कारण वो जो उसकी चालकता है उसमें वृद्धि हो जाए। अब मेरा मोबाइल जो 25 डिग्री सेल्सियस पर अच्छे से काम करता है, वो -10 डिग्री सेल्सियस पर भी बढ़िया काम करे, -5 डिग्री सेल्सियस पर भी बढ़िया काम करे। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी चालकता को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें विशेष अशुद्धि मिलाएंगे। तो विशेष अशुद्धि मिलाने से दो प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। एक को हम कहते हैं P प्रकार का अर्धचालक, दूसरे को कहते हैं N प्रकार का अर्धचालक। तो इन दोनों को पढ़ते हैं। पहले देखते हैं N टाइप सेमीकंडक्टर, N टाइप अर्धचालक या N प्रकार का अर्धचालक किसे कहते हैं। N टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, तो जब हम चतुसंयोजी मतलब वैलेंसी कितनी है, 4, है ना। चतुसंयोजी सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल में कोई पंच संयोजी अशुद्धि मिला देते हैं। अच्छा भाई, चतुसंयोजी कौन, 14 ग्रुप एलिमेंट याद करो, थोड़ा केमिस्ट्री लगेगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। ये सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दोनों के दोनों क्या हैं, चतुसंयोजी। यूनिट नंबर ऑफ ग्रुप याद रखना, ग्रुप का इकाइकांक व संयोजकता को प्रदर्शित करता है। इनकी संयोजकता कितनी है, 4। अगर हम 15th ग्रुप का देखें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। अगर इस समूह के तत्व यहां मिला दे भाई, क्या होगा, पंच संयोजी तत्व मिला दे, कहां, चतुसंयोजी सिलिकॉन या जर्मेनियम में, तो क्या कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी इसके लिए हम लोग एक सिलिकॉन का क्रिस्टल ले रहे हैं। प्रत्येक सिलिकॉन 4 सिलिकॉन से जुड़ा होगा, क्योंकि वो कौन सा क्रिस्टल बनाता है, चतुसंयोजी। अभी यहां पर अगर देखें तो प्रत्येक सिलिकॉन जो है उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। वो अगले सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर इस तरह से बंध बना रहा है। प्रत्येक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब अगर सोचो कि यहां पर मैं किसको डाल दूं, एक फास्फोरस को, तो फास्फोरस के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। एक इलेक्ट्रॉन अबंधित रह जाएगा। बाकी मैं सिलिकॉन का क्रिस्टल अभी कंप्लीट कर लेता हूं, फिर उसके बाद इसको डिस्कस कर लेंगे। सिलिकॉन, इधर भी एक सिलिकॉन, और ऐसे सिलिकॉन सिलिकॉन जुड़ेंगे, ऐसे जोड़ते जाते हैं। प्रत्येक सिलिकॉन की संयोजकता कितनी होगी, 4। इस तरह से मेरे ख्याल से सफिशिएंट लाइंस हो गए हैं। यहाँ तक हम लोग अच्छे से अब इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसको अगर हम लोग समझना चाहते हैं तो सिलिकॉन की संयोजकता कितनी है, 4, है ना। उस बीच में एक फास्फोरस आ गया। अब सपोज कि तुम हिंदी बोलते होगे, ज़्यादातर हम लोग हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी बोलते हैं। अब अगर तुमको एक ऐसे जगह भेज दिया जाए जहाँ लोग कन्नड़ वन्नड़ बोलते हो, तो कन्नड़, तेलुगु, तमिल, ये तो हमको समझ में नहीं आता, है ना। अगर मान लो तुमको अकेले को एक जगह भेज दिया जाए जहां सारे लोग तेलुगु बोल रहे हैं, तो वो सारे लोग हिंदी बोलने लगेंगे कि कुछ समय बाद तुम तेलुगु बोलने लगोगे।
तुम्हें इसको एडजस्ट करना पड़ेगा भाई, तुम्हारे अकेले के लिए पूरे लोग सारे लोग क्यों एडजस्ट करें, है ना। कंगारू जानते हो, कंगारू ऑस्ट्रेलिया वाला, उसका प्रॉपर्टी जानते हो क्या करता है, उछल उछल के चलता है, उछल उछल के। अब सोचो कि उसको अगर हम लोग भैंस की भीड़ में छोड़ दें, भैंसों की भीड़ में, अब भैंस ही भैंस है भाई, और भैंसों के भी क्या होते हैं, सींग, पता है। अब बेचारा कंगारू उछलेगा, और मान लो किसी भैंस की प्रॉपर्टी में गिर गया, उसकी तो चाल ही बदल जाएगी, वो अलग तरह से चलने लगेगा। थोड़ी देर बाद बंदा या तो संभल संभल के उछल रहा होगा या भैंस टाइप का चल रहा होगा, प्रॉपर्टी चेंज। जो कम संख्या में उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। फास्फोरस क्या है, सिलिकॉन के क्रिस्टल में है, और कितना है उसकी स्थिति, 1 ppm, मतलब 1 पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन सिलिकॉन कणों में केवल एक अकेला फास्फोरस, उसका चलेगा नहीं चलेगा। उसको कैसे क्रिस्टलित होना पड़ेगा, चतुष्फलकी। कैसे क्रिस्टलित होना पड़ेगा, चतुष्फलकी। जब वो चतुष्फलकी क्रिस्टलित होगा तो उसका एक इलेक्ट्रॉन अबंधित रह जाएगा, उसका एक इलेक्ट्रॉन अबंधित रह जाएगा। समझ में आया बेटा, उसका ये इलेक्ट्रॉन अबंधित रह जाएगा, नॉन बॉन्डेड रह जाएगा। ध्यान देंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है भाई, ये जो इलेक्ट्रॉन है जो साझेदारी में बंधे हुए हैं, ये बाह्यतम कोश के हैं, साझेदारी में बंधे हुए हैं, ये आपस में मिलकर कौन सा बैंड बना रहे हैं, संयोजकता बैंड, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन है, ये वो सारे इलेक्ट्रॉन हैं जो संयोजकता बैंड में उपस्थित हैं, ठीक है। चालन बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, कंडक्शन बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, वो सारे आवारा इलेक्ट्रॉन जो यहां से बाहर निकल चुके हैं। जो बंध में बंधा था ये इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इसको बाहर से ऊर्जा दूं तो एनर्जी का यूज करके ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। बाहर निकला हुआ आवारा इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में मिलकर जो ऊर्जा पट्टी का निर्माण करेंगे उसको हम लोग कौन सा बैंड बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड या चालन बैंड। बीच में गैप है, यहां पर वो इलेक्ट्रॉन है जो बंध में बंधे हैं, यहां पर वो इलेक्ट्रॉन है जो बाहर निकल गए हैं। अब बेचारे इसकी अवस्था को सोचते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये कहां है, न इनके पास आवारा इलेक्ट्रॉनों जितनी अधिक ऊर्जा है, न बंध में बंधे इलेक्ट्रॉनों जितनी कम। उनकी ऊर्जा जो है वो इनसे थोड़ी अधिक है, ठीक है। ये आपस में मिलकर के एक और बैंड बनाएंगे, ये आपस में मिलकर के एक और बैंड बनाएंगे। ये वो इलेक्ट्रॉन हैं जो न चालन बैंड में है न संयोजकता बैंड में है, क्योंकि न वो बंधे हुए हैं न वो मुक्त है, उनकी ऊर्जा बीच में कहीं के। ये आपस में मिलकर एक ऊर्जा स्तर बनाते हैं। इस ऊर्जा स्तर को फर्मी ऊर्जा स्तर कहते हैं। फर्मी ऊर्जा स्तर एक ऐसा स्तर है जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में होता है। इस फर्मी ऊर्जा स्तर का नाम होता है दाता ऊर्जा स्तर, इसे हम डोनर भी कहते हैं। इस ऊर्जा स्तर के बन जाने से चालन बैंड की चौड़ाई बढ़ जाती है। बीच का गैप जिसे वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित मतलब कहीं नहीं रहे, यहाँ इलेक्ट्रॉन वर्जित था पर आ गया फर्मी ऊर्जा स्तर में, इस वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई कम हो जाती है। वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई के कम होने के कारण अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। यहां इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव। निगेटिव पार्टिकल के एक्सेस में होने के कारण इसे एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कहते हैं, एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। एन क्यों, क्योंकि निगेटिव टाइप पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है इस क्रिस्टल में जितने होने चाहिए उससे ज्यादा है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त मात्रा में है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, एन प्रकार का अर्धचालक। बेटा जब भी किसी क्रिस्टल से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो जो अपनी जगह पर वो छोड़ देता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला अपनी जगह पर जो छोड़ दिया उसको हम पुकारते हैं होल। होल जो है वो कहां पर है भाई, क्रिस्टल के अंदर। क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो रिक्ति उत्पन्न हुई उसको बोलते हैं होल। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, अभी क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो होल भी बना। होता क्या है कि जब यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो यहां पर होल बन जाएगा, यहां पर क्या बन जाएगा, एक होल, यहां पर बन जाएगा एक होल, ऐसे ये एक होल है, एक इलेक्ट्रॉन है।
बट अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ये जो अतिरिक्त है ये अगर बाहर निकलता है तो ये कोई होल नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे तो नंबर ऑफ होल्स से ज्यादा है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, ठीक है। तो इस तरह हम देखेंगे कि यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, होल्स मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी की संख्या कम है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, एन प्रकार का अर्धचालक। उद्देश्य क्या था, क्यों मिला है, मिलावट क्यों की है, चालकता बढ़ाने के लिए। चालकता कैसे बढ़ी, एनर्जी गैप कम हो गया, एनर्जी गैप कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन आसानी से चले जाएंगे, आसानी से चले जाएंगे, तो इस तरह से चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने एन टाइप सेमीकंडक्टर को डिस्कस किया। बट अब हम आगे डिस्कस करेंगे पी प्रकार का अर्धचालक। पी प्रकार का अर्धचालक किसे कहेंगे, तो जब हम किसी चतुसंयोजी सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल में, चतुसंयोजी क्या है, 14 ग्रुप कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड, इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम ले लेते हैं, इसमें कोई त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं हम, त्रिसंयोजी 13 ग्रुप लेना पड़ेगा। 13 ग्रुप में कौन है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अगर हम इसको मिक्स कर दें तो त्रिसंयोजी मतलब इसके बाद आतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, त्रि मतलब 3, और 14 ग्रुप में कितने हैं, चतुसंयोजी मतलब 4। तो अगर हम एक सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल लें, सपोज मैं सिलिकॉन क्रिस्टल ले रहा हूँ, तो हमें पता है कि प्रत्येक सिलिकॉन 4 और सिलिकॉन से चतुसंयोजी बंध, चतुष्फल की संरचना होती है इसकी, है ना, जैसे हम लोगों ने मीथेन में पढ़ा था वैसे ही, बट हम लोग इसको एक प्लेन में प्रदर्शित करने के लिए इस तरह से प्रदर्शित कर देते हैं। तो अगर हम लोग एक सिलिकॉन यहाँ लगाएं और इसके लिए जगह छोड़ दें इधर, वहाँ पर हम लोग डोप करेंगे, डोप मतलब समझते होगे तुम लोग, डोपिंग मैं समझा चुका हूँ उसको डिटेल में। अब यहाँ पर सिलिकॉन के क्रिस्टल के बीच में कौन घुस गया भाई, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के पास क्या समस्या है कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3। तो चौथा जगह तो खाली रह जाएगा ना, यहाँ पर रिक्ति आ जाएगी, रिक्ति रह जाएगा। एल्यूमिनियम के पास केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन है ना। और अगर हम लोग उसे 1 ppm के परसेंटेज में, उसको 1 ppm के हिसाब से डोपिंग कर दें, 1 कण डाल दें 1 मिलियन कणों में, तो उसका तो चलेगा नहीं, एल्यूमिनियम को सिलिकॉन की तरह एडजस्ट करना पड़ेगा। पर बेचारा वो एडजस्ट कैसे करे, उसके बाद हमको उसमें केवल 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम में, चतुष्फल की संरचना में वो एडजस्ट कैसे करे, एक जगह तो खाली रह जाएगा, 3 कितना भी अच्छा भरे तब। तो ये जो खाली हिस्सा है ये क्या है, होल। होल तो और भी बनेंगे सहसंयोजक बंधों के टूटने से। यहाँ एक सहसंयोजक बंध है, इसका अगर टूटा, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो यहाँ होल बनेगा, पर इस इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या के समान होगी। पर अगर इस क्रिस्टल में जिसमें हम लोगों ने एल्यूमिनियम को डोप कर दिया है, उसमें चेक करें हम, तो हमें पता चलेगा कि नंबर ऑफ होल्स, जो होल्स की संख्या है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अधिक है। इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण हम इसे कैसा अर्धचालक कहेंगे, पी प्रकार का अर्धचालक, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। अब अगर हम लोग ऊर्जा बैंड बनाएं, यहाँ ऊर्जा बैंड बना लेते हैं, इस तरफ ऊर्जा लिख लिया, इधर हम लोग पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की स्थिति को निरूपित कर दे रहे हैं। तो ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन हैं, ये आपस में मिलकर के जिस पट्टी का निर्माण करते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, सबको पता है, तुम लोगों को डिस्कस कर चुके हैं, क्या बोलते हैं उसको, वैलेंस बैंड, संयोजकता बैंड। ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल गया, जो बाहर घूम रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, वो आपस में मिलकर के जो पट्टी बनाएगा उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड। वो इलेक्ट्रॉन आवारा इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब ये जो होल है, इस होल के कारण क्या होगा, कहीं पे अगर होल हो जाए तो क्या होगा, एक खलबली मच जाती भाई होल होने से, ऐसे नहीं समझ में आया। सोचो कि एक बुक रैक है, उसमें एक बुक, उसके ऊपर एक और बुक, उसके ऊपर एक और बुक, और इस तरह से बहुत सारे बुक्स हैं, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। तुमको बीच वाला कोई पसंद आ गया, तुम पकड़े उसको खींच लिए तो वहां क्या बन गया, गैप, होल, कमी। उस कमी को भरने के लिए ऊपर वाला बुक नीचे आया, होल कहाँ गया, ऊपर। उसको भरने के लिए ऊपर वाला बुक और नीचे, इस तरह से होल, जब बुक नीचे आ रहे थे तो होल किधर जा रहा था, ऊपर। कई लोग बोलते हैं, बच्चे लोग कई बार बोलते हैं, देखना चक्का उल्टा घूम रहा है। पंखे के ब्लेड्स को देखने पर लगता है पंखा का ब्लेड ऊपर उल्टा घूम रहा है, तो क्या तुम गलत देख रहे हो, नहीं, वास्तविकता में तुम उस समय ब्लेड न देखकर ब्लेड के बीच का गैप देख रहे हो।
अगर ब्लेड देखोगे तो सीधा घूमता हुआ दिखेगा और गैप देखोगे तो उल्टा घूमता हुआ दिखेगा। उस समय होल बह रहा है। ये अकेला होल आसपास में खलबली मचा देगा। क्या मचा देगा? खलबली, है ना। एनुअल फंक्शन में जब अपने स्कूल जाते हो, देखना वहाँ चेयर की बड़ी मारामारी होती हुई, पेरेंट्स आ गए, बैठने का जगह नहीं, है ना। उतने में अगर कोई एक बंदा उठता है अपनी सीट को छोड़कर, तो वहाँ क्या जनरेट हो जाता है? होल। और उस होल को भरने के लिए पूरे के पूरे एनुअल फंक्शन में आए हुए लोग उसकी तरफ दौड़ते हैं। समझ में आया? तो वो जगह भर जाता है। सोचो कि ये होल है, होल को भरने के लिए आसपास के इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन तो आ जाएगा पर होल कहाँ चला जाएगा? वहाँ। समझ में आ रहा है? तो इस होल के कारण आसपास के इलेक्ट्रॉन गति करने लगेंगे और उनकी ऊर्जा सामान्य इलेक्ट्रॉनों से थोड़ी अधिक हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर एक नई ऊर्जा पट्टी का निर्माण करेंगे जो वैलेंस बैंड के बहुत पास होगी। ये पट्टी एक फर्मी ऊर्जा स्तर है। इस फर्मी ऊर्जा स्तर का नाम ग्राही। इस फर्मी ऊर्जा स्तर का नाम क्या है? ग्राही ऊर्जा स्तर। इसके बनने से भी बीच का गैप, वर्जित ऊर्जा अंतराल कम हो जाएगा और अर्धचालक की चालकता बढ़ जाएगी। तो इस तरह की पंच संयोजी या त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाने से हमको फायदा क्या हुआ? इसको मिलाने से हमारे जो अर्धचालक है उसकी चालकता में क्या हो गई? वृद्धि। तो हम लोगों ने एक तरह की अशुद्धता दोष, एक तरह की अशुद्धता त्रुटि के बारे में पढ़ा जो कि डेलिब्रेट है, जानबूझकर की गई है ना। और इससे हमको फायदा होता है, जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं उनकी चालकता में वृद्धि हो जाती है और हम देखते हैं कि ठोसों का विद्युतीय गुण क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने अर्धचालक के प्रकार डिस्कस कर लिए। अब बेटा इसके आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।